Hey guys, welcome to Anushala by Anushri. From today onwards, we are going to start our new session for class 10th. और हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी से. ठीक है, ज्योग्राफी से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि क्लास 10th की एसएसटी जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना, एक नेक्स्ट लेवल से हमें पढ़ना पड़ता है. इसलिए ज्योग्राफी से शुरू करेंगे क्योंकि कंपैरेटिवली ज्योग्राफी बाकी तीनों सब्जेक्ट से थोड़ी सी ईजी हो जाएगी यहाँ पर. फाइन, चलो. अगर आपने अभी तक जो 3 स्ट्रेटेजी वीडियो अनुशाला पर ऑलरेडी अपलोडेड है ना, रिगार्डिंग नोट मेकिंग, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन एसएसटी एंड द मैप वर्क, अगर ये तीनों अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले जाकर इन तीनों को देख लीजिए, क्योंकि ये एक तरीके से आपके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए है ना, जो थ्रू आउट द ईयर आपको हेल्प करेंगे. फाइन, चलो तो शुरू करेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी से. और हमारा मोटो जो कि है पढ़ेंगे नहीं सीखेंगे, है ना. मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन बेसिकली हम सीखना शुरू कर रहे हैं, है ना. अब सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ के सिर्फ एग्जाम पास करना हमारा मोटिव नहीं है. हमारा मोटिव है कि हम चीज़ों को सीख लेंगे, राइट, ताकि वो हमारी डेली लाइफ में हमें कहीं ना कहीं काम आती रहे. ओके, चलो. सो वी आर स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि रिसोर्सेज होते क्या हैं. अगर हम बात करते हैं किसी भी ऐसे सब्सटेंस की या किसी भी ऐसी चीज़ की जो हमें नेचर में अवेलेबल है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करके कुछ और अच्छी चीज़ या कुछ और ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें उससे बना सकते हैं. फाइन, लेकिन ये रिसोर्स की डेफिनेशन जो है ये अब तक 9th स्टैंडर्ड तक हम इससे काम चला ले रहे थे. अब 10th स्टैंडर्ड में रिसोर्सेज की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, राइट. मतलब एक तरीके से हम कहें कि हमने पुरानी डेफिनेशन को ही मॉडिफाई किया है, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्यूरेट बनाने की यहाँ पर कोशिश की है. फाइन, चलो देखते हैं. यहाँ पर रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड इज़ अ रिसोर्स. हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसी चीज़ जो अवेलेबल है और जिससे हमारी कोई भी नीड सेटिस्फाई हो रही है, तो हम उसको कहते हैं रिसोर्स. लेकिन इसके लिए भी 3 क्राइटेरियाज यहाँ पर हमें दिए गए, है ना. क्या है 3 क्राइटेरियाज? इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. एक्सेसिबल का मतलब क्या है? ईजी टू गेट. मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसको आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट से, अपने नेचर से, है ना. अगर किसी भी रिसोर्स को, किसी भी ऐसे सब्सटेंस को जो हमारे लिए रिसोर्स हो सकता है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करना नेचर से बहुत ज़्यादा टफ है ना. हमारे पास उसको करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर हम उसको रिसोर्स नहीं गिन सकते. फाइन, देन इकोनॉमिकली फीजिबल. अभी फीजिबल का मतलब क्या है? फीजिबल का मतलब है पॉसिबल टू यूज़, राइट, और इकोनॉमिकली जोड़ दिया हमने इसके आगे. मतलब उसको यूज़ करने में हमारा कितना पैसा लग रहा है ना, हम कितने ज़्यादा अपने मॉनेटरी रिसोर्सेज को उसमें लगा रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे होने वाला फ़ायदा बहुत थोड़ा सा है, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए, उसको फीजिबल बनाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है. ठीक है, तब हम उसको रिसोर्स में एक नीचे वाली लिस्ट पे रखेंगे. ठीक है. देन कल्चरली एक्सेप्टेबल, दैट इट शुड बी अलाउड बाय द सोसाइटी. कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप जैसे कि ड्रग्स होते हैं, ठीक है. अब ड्रग्स जो हैं, ऑल्दो दे आर यूज़फुल, है ना, क्योंकि मेडिसिन में यूज़ हो रहे हैं या दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पर ह्यूमन को डिजीज़ से बचाने के लिए हम उनका यूज़ कर ले रहे हैं. लेकिन अगर यही ड्रग्स को गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है ना, उनको, नशा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भूल गई मैं, ठीक है, नशा तो समझ गए ना. अगर उनको नशा करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो क्या हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है? नहीं करती. ठीक है, मतलब रिसोर्सेज को कल्चरली एक्सेप्टेबल होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि ये बाकी 2 एग्जाम्पल्स या बाकी 2 क्राइटेरियाज हैं. ठीक है, चलो. वन मोर थिंग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है? इस डेफिनेशन को ठीक से याद करना है. ये 3 क्राइटेरियाज आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना. अगर आप पुरानी वाली डेफिनेशन जो हमने इस साल से पहले तक पढ़ी है उसको ही लिख कर आएंगे तो वहाँ पर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, क्योंकि एग्जाम हमें 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से ही देना है. ओके. देन ह्यूमन्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इंस्टीट्यूशंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब यहाँ पर जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज मानते हैं कि हम नेचर में अवेलेबल है, लेकिन अगर ह्यूमन उनको सही तरीके से यूज़ करना नहीं जानता,
राइट, या फिर ह्यूमन अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, उनको मॉडिफाई नहीं करता डेवलपमेंट के लिए, तो क्या रिसोर्सेज का होना या नहीं होना, दोनों में कोई डिफरेंस होता? नहीं। इट मीन्स ह्यूमन का इंटरेक्ट करना अपने इन्वायरमेंट के साथ, रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके यूज़ करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी सारी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? डेवलपमेंट। ह्यूमन्स ट्रांसफॉर्म मटेरियल्स अवेलेबल इन एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज, इसी को हमने कह दिया मॉडिफिकेशन, है ना। मॉडिफिकेशन का बहुत ही सिंपल से एग्जांपल, जिसको समझ नहीं आता है उसके लिए क्या है कि अगर बोर्ड पे लिखने वाली जो चौक होती है, राइट, वो बनती है लाइम से, है ना, और लाइम बनता है लाइमस्टोन से, चूने का पत्थर। अब चूने का पत्थर वही चीज़ है जो एक चौक है, ठीक है। तो क्या आपका टीचर चूने का पत्थर उठा के बोर्ड पे लिखता है? नहीं। हमने उसको क्या किया, उस ही लाइमस्टोन को रिसोर्स में बदला, ठीक है, उसको हमने मॉडिफाई किया और हमने उससे एक ऐसी चौक बनाई, उसको डेफिनेट साइज में रखा ताकि उसको पकड़ के लिखना आसान हो जाए, है ना, लाइट वेटेड रहे, फॉन्ट उससे इतना बड़ा है कि लास्ट बेंच पे बैठने वाला बच्चा भी उसको देख सकता है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई, क्योंकि ह्यूमन मॉडिफिकेशन कर पा रहा है नेचर का, तो ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, राइट। 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था ना, ह्यूमन इटसेल्फ इज अ रिसोर्स, जिसको हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। जब ह्यूमन नॉलेज की मदद से, स्किल की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से क्या करता है, अपने आसपास की चीज़ों को यूज़फुल बनाता है, उनको रिसोर्स बनाने में मदद करता है, मॉडिफाई कर पाता है, तब हम उस ह्यूमन को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। जैसे कि एज अ टीचर मैं अपने आप को ह्यूमन रिसोर्स कह सकती हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो स्किल है, मेरे पास जो नॉलेज है, या मेरे पास जो तरीके हैं, उनको यूज़ करके मैं क्या कर रही हूँ, अपने स्टूडेंट्स को अवेयर करा रही हूँ उन चीज़ों को लेकर, उनकी पढ़ने में मदद कर रही हूँ, सीखने में मदद कर रही हूँ। सो आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूँ, है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मैं रिसोर्स नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्स हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब देखते हैं कि रिसोर्सेज हमने समझ लिए, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। रिसोर्सेज आर बिलीव टू बी फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। अभी तक हम यही मानते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हैं, नेचर में फ्री हैं, ठीक है। और फ्री होने का मतलब क्या है कि हम इनको अपने हिसाब से कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, राइट। स्टिल देखो, रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं, ये मतलब क्या है कि नेचर में अपने आप दोबारा से रिन्यू हो जाएंगे, रिप्लेनिश हो जाएंगे और हमको फिर से मिल जाएंगे। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज या तो वो दोबारा से कभी रिकवर होंगे ही नहीं, और होंगे भी तो उनको बहुत लंबा समय लगेगा, है ना, मिलियन ऑफ ईयर लगेंगे, तब तक तो हमारी लाइफ एक इंडिविजुअल की लाइफ तो रहने से रही, ठीक है। तो हम उनको भी नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में गिनते हैं। बट रीन्यूएबल रिसोर्सेज का अगर हम जुडिशियस यूज़ नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वो भी नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जितने ही मुश्किल होते चले जाएंगे, ठीक है। अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और रिप्लेनिश होने का समय जो है, अगर वो कम रहा और हमारा यूज़ बढ़ता चला गया, तो फिर वो रिसोर्सेज भी हमें अवेलेबल नहीं होंगे एट अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो दे आर इनडिस्क्रिमिनेटली यूज्ड बाय ह्यूमंस, लेड टू प्रॉब्लम्स। अब हमारे रिसोर्सेज को किस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है, या किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारे इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करने के कारण। सबसे पहली बात तो डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ की मात्रा में कमी आ जाना, ठीक है। सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। क्यों हो रहा है डिप्लीशन? क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स की ग्रीड यानी लालच, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, राइट। देखो, महात्मा गांधी ने कहा था कि सारे लोगों के लिए रिसोर्सेज हैं, राइट, इनफ रिसोर्सेज है सारे लोगों के, लेकिन किसी भी व्यक्ति की लालच को पूरा करने के लिए, किसी भी व्यक्ति की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी ग्रीड आ जाती है, वहाँ पर नेचर का ख्याल नहीं आता लोगों को, प्लस उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता जो कि एक्चुअली हैव नॉट्स हो गए, ठीक है। एक होते हैं हैव्स और दूसरे हैव नॉट्स, मतलब जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई रिसोर्स अवेलेबल है और मैं उसको एक्सप्लॉइट करते जा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये रिसोर्स उन लोगों के हिस्से के हैं जिनको नहीं मिल पा रहे। फाइन, कोई बात नहीं, अगर मैं जाकर उनको वो रिसोर्स प्रोवाइड नहीं करा सकती, लेकिन मैं अपनी जगह पर रहकर तो उनको कंजर्व कर सकती हूँ, सेव कर सकती हूँ, ठीक है।
सो डिप्लेशन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। देन सोसाइटल डिवीजन, अगेन जो भी हमने डिस्कस किया, हैव्स और हैव नॉट्स बन जाते हैं, मतलब रिच और पुअर बन जाते हैं अगर रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन कुछ पर्टिकुलर हैंड्स में हो। ठीक है, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा हो जाना। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, ये तो बिल्कुल बनी हुई बात है ना, क्योंकि रिसोर्सेज को अगर इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया गया और उनको बैलेंस बनाने का टाइम नहीं मिला, है ना, नेचर बैलेंस नहीं बना पाया रिसोर्सेज के बीच में, उनकी रिकवरी में, तो क्या होगा? वहाँ पर इकोलॉजिकल क्राइसिस आ जाएंगे। कैसे इकोलॉजिकल क्राइसिस आ सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं जानते। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना। क्यों होगा? CO2 की वजह से और बहुत सारे दूसरे कारण हैं, है ना। ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है हमारी, है ना, CFC गैसेस के कारण। देन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो कितने सारे प्रकार का है ना, और बहुत अलग अलग डाइवर्स रीजंस के कारण यहाँ पर क्या होता है? पोल्यूशन होता है, राइट। एंड लैंड डिग्रेडेशन मीन्स लैंड की जो क्वालिटी है उसको डिग्रेड करना, है ना, मतलब कि उसकी क्वालिटी के साथ एक तरीके से हम कहें कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। ठीक है, चलो, तो अभी हमने ये देखा कि कितने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करने के कारण, राइट। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि रिसोर्सेज को हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें रिसोर्सेज का, है ना, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें रिसोर्सेज को, है ना। कोई भी प्रकार का हैव और हैव नॉट्स जैसा ग्रुप ना बने, रिच और पुअर जैसा कोई भी डिवीजन हमारी सोसाइटी में ना हो, क्योंकि अगर डिवीजन नहीं होगा, ठीक है, रिसोर्सेज सारे लोगों के पास रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति उनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ नहीं कर पाएगा। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ कौन कर पा रहा है? अगर आपके पास मैं बोलूँ कि पर्याप्त पानी है, तभी तो आप पानी को वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। अगर आपको पता है कि आपके पास पानी लिमिटेड है तो फिर आप उसको वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। क्योंकि रिसोर्सेज की बात जब हम करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री में रहने वाले या एक सिटी में रहने वाले लोगों के आपस की बात नहीं है, इट इज़ अबाउट द होल ग्लोब, है ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर रिसोर्सेज हैं और दूसरी कंट्रीज़ जहाँ पर रिसोर्सेज नहीं हैं, तो उनके बीच में भी एक बहुत ही खतरनाक इम्बैलेंस होता है। ठीक है, जो क्या कर रहा है? ग्लोबल पीस को हिंडर करता है। फिर रिसोर्सेज को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं, राइट। चलो, रिसोर्स प्लानिंग भी ज़रूरी है। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है कि रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है, इसके बारे में पहले से एक प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि बिना प्लानिंग के रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो उनके वेस्टेज के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। एंड अगर रिसोर्स प्लानिंग हो रही है तो एक सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या है? सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस आपको ये बताता है कि रिसोर्सेज जो हैं, है ना, मतलब सस्टेन करने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जब लंबे समय तक चल पाएगी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना कि प्रेजेंट की नीड्स तो पूरी हो रही हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। कि रिसोर्सेज हम आज इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि वो लंबे समय तक चले और हमारी आगे वाली जो जनरेशन्स होंगी उनको रिसोर्सेज की कमी फेस ना करनी पड़े, उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लो आ गया। डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट शैल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, यही मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया। फाइन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आ ही जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, इस साल के जो अभी एग्जाम हुए, मतलब जो पिछली 10th ने एग्जाम दिए, वहाँ पर एक केस स्टडी आ गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, और सीधा सा क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स की केस स्टडी थी। उसमें से एक क्वेश्चन था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सिंपल, एक लाइन बस लिखनी थी और 1 मार्क्स पक्का हो जाता, राइट। तो ईदर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट आंसर्स, ईदर इन द फॉर्म ऑफ MCQs और इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज। ये जो कुछ डेफिनेशंस है ना, ये हर साल आ ही जाती है, तो इनको मिस करने का तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। फाइन, सो मेक श्योर आपको ये पता हो। देन अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन उसी एग्जाम में, ये भी रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, मतलब ये जो था ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसी केस स्टडी से रिगार्डिंग आया था, राइट। अभी क्या समझ लेते हैं, 1992 में होने वाला एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर क्या हुआ,
अर्थ समिट कंडक्ट कराया गया, पहला अर्थ समिट। अर्थ समिट मतलब अर्थ के जो इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे थे उनको एड्रेस करने के लिए बहुत सारे नेशंस ने एक साथ बैठकर बातचीत की और कुछ सॉल्यूशंस इसके लिए निकाले। ठीक है, कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, जो कि है ब्राज़ील में। मोर देन 100 हेड ऑफ दी स्टेट्स, मतलब 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के लीडर्स जो थे उन्होंने इस अर्थ समिट को अटेंड किया। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट टू एड्रेस अर्जेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, और ये अर्जेंट प्रॉब्लम्स कौन सी थी? इकोलॉजिकल क्राइसिस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। ठीक है, नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स, बल्कि सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कराने के बारे में ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया गया। राइट, देन दे ऑल साइंड डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को लेकर उस पर डिक्लेरेशन का मतलब होता है एक तरीके से किसी भी चीज़ को जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज एक साथ, ठीक है, और एक तरीके की ट्रीटी या एक तरीके का हम कहें पैक्ट साइन कर रहे हैं कि अब हम सारे लोग इसके लिए काम करेंगे यहाँ पर। राइट, देन इन दी सेम अर्थ समिट एजेंडा 21 को क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया। राइट, साइंड एट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसको शॉर्ट में हम और क्या बोल देते हैं? UNCED। ठीक है, टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने अभी समझा, एंड ग्लोबल मतलब कि किसी एक कंट्री के बारे में ये डिस्कशन नहीं था, इट्स अबाउट द रिसोर्सेज ऑफ द होल ग्लोब, है ना। हम पूरे अर्थ पर जितने भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं उन सब के बारे में इकट्ठा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और सबको एक साथ कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, जो कि किसी एक कंट्री के या एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। राइट, दैट इज़ वाई यहाँ पर इस तरीके के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को कंडक्ट कराया जाता है। टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉर्पोरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएगा। चल, इन्वायरमेंटल डैमेज को कॉम्बैट करना यानी उसके अगेंस्ट लड़ाई करना। ठीक है, डिजीजेस जो कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण डिजीजेस जो स्प्रेड हो रहे हैं उनको ग्लोबल कोऑपरेशन की मदद से क्या करना? कम करना, है ना, जो कॉमन इंटरेस्ट है। अगर एक कंट्री किसी चीज़ को लेकर सफ़र कर रही है ना, किसी डिजीज़ से एक कंट्री लड़ रही है और बाकी कंट्रीज अगर उसकी उसमें हेल्प करते हैं तो उससे क्या होता है? एक तो इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे होते हैं और दूसरी चीज़ हमें पूरी अर्थ के रिसोर्सेज का ध्यान रखना है। डिजीज़ अगर स्प्रेड होगा तो बाउंड्रीज देखकर, कंट्रीज़ की बाउंड्रीज देखकर डिजीज़ स्प्रेड नहीं होते हैं, है ना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका हमारे पास है कोविड। राइट, तो कोविड जैसी डिजीज़ को लेकर या फिर क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ को लेकर जब पूरा ग्लोब यानी पूरी की पूरी कंट्रीज़ जब एक साथ खड़ी होती हैं और एक साथ वो काम करती हैं जो उसको कॉम्बैट करने के लिए ज़रूरी है, तब जाकर कहीं ना कहीं हम ऐसी चीज़ों को हरा पाते हैं। अदरवाइज ये सारी के सारे ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो जाती हैं। ठीक है, देन एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। एजेंडा 21 मतलब क्या है? इट इज़ बेसिकली अ लिस्ट of some of the most important action that should be taken to combat the ecological crisis, है ना, with the mutual shared responsibilities। ठीक है, हर लोकल गवर्नमेंट मतलब इन्होंने एक तरीके से एक सजेशन दिया था, इट वॉज नॉट कंपलसरी बट शुड लिखा है ना, मतलब एक सजेशन था कि हर लोकल गवर्नमेंट के पास ना अपना एजेंडा 21 होना चाहिए। ठीक है, जिसकी मदद से क्या होगा? अगर छोटे लेवल पर इस तरीके के क्राइसिस को सॉल्व किया जाएगा तो आगे जाके क्या होगा? बड़े लेवल पर प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाएंगी, है ना। छोटे छोटे लेवल पर जहाँ पर प्रॉब्लम है वहीं पे सॉल्यूशन करके उसको ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, नेशनल प्रॉब्लम्स या इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स या ग्लोबल प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं बन पाएंगी अगर सारी लोकल गवर्नमेंट्स के पास अपने खुद के एजेंडा 21 होंगे। राइट, चलो ये तो हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया। इन दोनों से क्वेश्चन बन ही जाता है, या तो इससे बन जाएगा या तो इससे बन जाएगा, जनरली केस स्टडीज़। ठीक है, तो मेक श्योर इनको पढ़ के जाएं आप। रिसोर्स प्लानिंग क्या है?
ऑब्वियस सी बात है, रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है इसके बारे में एक सिस्टमैटिक प्लानिंग। ठीक है, क्या होती है रिसोर्स प्लानिंग? स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। जुडिशियस का मतलब यहाँ पर क्या है? जुडिशियस का मतलब है कि जितना जस्टिफाइड है उतना रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए, राइट। देखो, रिसोर्सेज अल्टीमेटली हमारे यूज़ करने के लिए ही है, लेकिन अगर हम रिसोर्सेज को एक जुडिशियस, एक जस्टिफाइड तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, देन इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पर हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम किसी और के हिस्से के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, यूज़ नहीं, वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है और आप क्या कर रहे हैं कि 24/7 आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, इवन व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, एक लाइट की ज़रूरत है, आप एक से ज़्यादा लाइट चला रहे हैं, आप जिस रूम में नहीं बैठे वहाँ का फ़ैन चलता छोड़ के आ रहे हैं, तो बेसिकली देखो, ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो खुद भर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप सेव करते तो वो इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है कि गवर्नमेंट किसी ऐसे व्यक्ति के घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में यूज़ कर पाती जिसको उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज लेकर बैठे तो हम उसका जुडिशियस यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दैट इज़ वाई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सब सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा दिमाग खोल के इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। चलो, रिसोर्स प्लानिंग करते कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो सर्वेइंग, मैपिंग, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। पता तो चले रिसोर्सेज हैं कितने। ठीक है, जब तक पता नहीं चलेगा, सर्वेज नहीं होंगे या हम मैप्स की मदद से लोकेट नहीं कर पाएंगे रिसोर्सेज को, तब तक जुडिशियस यूज नहीं हो पाएगा। देन प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं तो इस हिसाब से करनी है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी कितनी है उसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, या हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हम सेट कर रहे हैं, ठीक है, या हम जो बॉडीज़ बना रहे हैं जो क्या करेंगी, रिसोर्सेज को यूज़ करने में मदद करेंगी हमारी। अगर वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है तो फिर रिसोर्सेज को हम सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंटल प्लान। एक रिसोर्स को डेवलप करके उनको मॉडिफाई करके यूज़ करने की जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग को आपकी नेशनल प्लानिंग के साथ मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आपके नेशनल गोल्स भी वहाँ पर पूरे हो सकें। ठीक है, हमें पता तो होना चाहिए कि इंडिया एक साल में जो चीज़ें अचीव करने के बारे में सोच रही है, बाकी के जो रिसोर्सेज हमको मिल रहे हैं वो कैसे इसमें मदद कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसा तो नहीं है कि अगर हम रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं वो हमको इस प्लानिंग को पूरा ना करने दे। ठीक है, तो दोनों में एक बैलेंस बनाना इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया देख लेते हैं। अब दूसरी कंट्री के बारे में बात करें उससे अच्छा अपनी कंट्री के बारे में बात करते हैं कि इंडिया में किस तरीके से रिसोर्सेज जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ऐसा नहीं है कि ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसी ह्यूमन बीइंग ने किया है, इट इज़ डन बाय द नेचर इटसेल्फ। ठीक है, कैसे? जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये सारे के सारे लैंडलॉक्ड एरियाज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर मिनरल्स अच्छे हैं और कोल ज़्यादा मात्रा में। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे आसपास वाटर रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं है जितने कोस्टल स्टेट्स के पास है। ठीक है, देन अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पानी में तो रिच है, क्यों? बिकॉज ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पुअर है ना, माउंटेनियस रीजन है, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है, राइट। देन राजस्थान सोलार और विंड एनर्जी में तो काफ़ी रिच है, क्यों? क्योंकि गर्मी भी वहाँ पर मिल रही है और विंड मिल्स जो है वहाँ पर भी मतलब स्पीडी विंड्स के कारण यहाँ पर विंड एनर्जी भी प्रोड्यूस की जा सकती है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज में पीछे हो जाते हैं। ठीक है, लद्दाख में क्या है, कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लोग पीछे हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेस आपको मतलब हम ह्यूमन को क्या करना पड़ेगा, इक्वली डिवाइड करके चलना पड़ेगा, क्योंकि नेचर इनको इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा है ना। हर जगह की ज्योग्राफी, टोपोग्राफी के हिसाब से क्या होता है, रिसोर्सेज जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। देन ये सी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही कॉलोनियलिज्म जो था वो इसका एक सबसे बड़ा हम कह सकते हैं आउटकम था। ठीक है,
क्यों? क्योंकि अगर सारी कंट्रीज़ के पास रिसोर्सेज बराबर होते, ब्रिटेन के पास अगर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज होते, ब्रिटेन के पास अगर रॉ मटेरियल ग्रो करने के कुछ चांसेस होते, इन्वायरमेंट होता उनके पास, तो क्या वो बाकी कंट्रीज़ के पास आते? अफ्रीका जाते, इंडिया आते अपनी कॉलोनी बनाने के लिए? वो हमारे पास क्यों आए? क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर था और हम एग्रीकल्चर की मदद से रॉ मटेरियल्स बना सकते थे उनकी इंडस्ट्रीज़ के लिए, उनकी फैक्ट्रीज़ के लिए, राइट? इसलिए उन्होंने हमको बना लिया कॉलोनी। और तभी से तभी से क्या हुआ, एक कंसेप्ट सामने आ गया कि कॉलोनियलिज्म किया जा सकता है बाय द ब्रिटिशर्स, वॉज बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज ओनली। ठीक है, देन अगेन गांधी जी ने बोला देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ये जो पॉइंट्स होते हैं दे बेसिकली प्रोवाइड एन एज टू योर आंसर। ठीक है, इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम समझ चुके हैं कि गांधी जी ने क्या बोला। मतलब बहुत सिंपल बात है ना, आम भाषा में हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये अपने आंसर्स में लिख देते हो तो वहाँ पर चेक करने वाले को क्या लगता है कि हाँ इसको कुछ आता है, ठीक है, थोड़ा सा बिटवीन द लाइन्स पढ़ के आया है। ठीक है, सो वी कैन यूज सच स्टेटमेंट्स, सिंपल स्टेटमेंट्स इन आवर आंसर्स टू गेट एन एज। देन अनदर, गांधी जी ने जो बात कही यहाँ पर, सेम बात, एक्चुअली इस बात का मतलब क्या है कि हम सारे लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसको ग्रीड है उन रिसोर्सेज को लेकर, है ना, जो सारे रिसोर्सेज को खुद कैप्चर करके यूज़ करना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है। इसी बात पर लिखी गई एक बुक, स्मॉल इज ब्यूटिफुल। और यहाँ पर स्मॉल का मतलब क्या है? लेस रिसोर्सेस। ठीक है, देन इसको आप जो भी पढ़ रहे हैं, शूमेशर या ब्ला ब्ला, जो पढ़ना है पढ़ लो। ठीक है, तो इन्होंने ये बुक लिख दी, लाइफ स्मॉल इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल आ रहा है मेरे दिमाग में। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट रिसोर्सेज, जहाँ पर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखा, हमने अर्थ समिट के बारे में पढ़ा, एजेंडा 21 के बारे में पढ़ा, और कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है ना, डिप्लेशन जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सोसाइटल डिविजन जैसी प्रॉब्लम आ सकती हैं, इनको हाईलाइट किया। ठीक है, नाउ अब देखेंगे हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में। लैंड रिसोर्सेज को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम सारा कुछ एक साथ कवर करने के लिए जाएंगे तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो आई गेस 6th पेज पे है ना हम। 2 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर का फर्स्ट पार्ट समझ आया है, आपको रेलेवेंट लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटीज़ को रीड करके फिर इसको देखकर या इसको देखकर फिर एनसीईआरटीज़ को रीड कर आप अच्छे से समझ सकते हैं चैप्टर को, आंसर्स लिखने के लायक बन रहे हैं और समझ में आ रहा है, देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, व्हाई आई एम सेइंग एनसीईआरटीज़ को रीड करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इन वीडियोस की मदद से मैं आपको कंसेप्ट समझा सकती हूँ, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन आप लिखना कब सीखेंगे? जब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे। एंड राइटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपनी आंसर शीट्स में लिख कर ही बताना है। वहाँ पर कोई आपको ये नहीं समझने बैठा है कि तुम्हें आता कितना है, तुमने कितना लिखा है, कितने अच्छे तरीके से लिखा है। ऑन बिहाफ ऑफ दैट ओनली यू विल बी गेटिंग मार्क्स। ठीक है, तो बेटर है कि पहले इसको देख लो फिर एनसीईआरटी रीड कर लो, या तो फिर एनसीईआरटी रीड कर लो फिर इसको देख लो और नोट्स खुद के बनाना। इसके नोट्स भी मैं नहीं कहूँगी कि आप कॉपी करके बैठें। क्यों? क्योंकि ये एक डिपेंडेंसी है, इस डिपेंडेंसी को हमको ख़त्म करना है। ठीक है, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि हम पढ़ते नहीं हैं, हम यहाँ पर सीखते हैं। आपको नोट्स बनाना सीखना है तो आप इन नोट्स को लेकर एक गाइडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि हाँ कितना लिखना है, कितना रेलेवेंट है। इसमें भी मैंने जितना लिखा है वो ज़्यादा ही है। क्यों? क्योंकि मुझे समझाना है। लेकिन आप जो नोट्स बनाएंगे वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बनेंगे ना, तो इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो रोट मेमोराइजेशन से बचें, कॉपी करने से बचें प्लीज़, और मेहनत करने से तो बचना है ही सही। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। डोंट फॉरगेट to like and share. ठीक है, do share with your friends and thank you so much. Keep watching. Stay tuned for the next lecture.